हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वही ऋग्वेदिक कालीन समय या ऋग्वेद काल पढ़ रहे हैं, या हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं क्रम वाइज और सीरियल वाइज, जो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीपीसीएस या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों की इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में अंतिम उल्लेखित राजा कौन था। तो ऋग्वेद में जो अंतिम राजा था जिसका उल्लेख था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था सगर। ठीक है बच्चों, या जितने भी दोस्त हैं मेरे, सभी जो पढ़ने वाले हैं या जो भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो आप समझ जाएं। तो ऋग्वेदिक काल में या वैदिक सभ्यता में, ठीक है, बात एक ही है। और ऋग्वेद में अंतिम उल्लेखित राजा सगर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई था कुल। ठीक है बच्चों, और इस कुल को क्या कहते थे, परिवार भी कहते थे। परिवार मतलब फैमिली, तो इसको परिवार भी बोलते थे। फिर इसके बाद ग्राम आता था, फिर विष आता था, और फिर जन आता था। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड था कुल या परिवार। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार, तो सबसे बड़ी इकाई जन। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार का स्वामी कौन था। तो परिवार का स्वामी कौन था। तो ये था कुलप। ठीक है, क्योंकि परिवार या कुल का स्वामी कौन था, कुलप। कुल, ठीक है, तो कुल परिवार या कुल का स्वामी था, जो सबसे छोटी इकाई थी समाज के ऋग्वेदिक काल में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, ग्राम का मुखिया कौन था। तो ग्राम का मुखिया कौन था। तो गांव का मुखिया जो था वो ग्रामणी था। तो बच्चों, गांव का प्रमुख या ग्राम का प्रमुख ग्रामणी। ठीक है, और कुलप किसका था प्रमुख, कुल का। ये सभी ऑप्शनों में प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखेंगे। मतलब ये प्रमुख है अलग अलग इकाई के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसका स्वामी विस्पति होता था। तो विस्पति किसका स्वामी होता था। तो ये होता था विष का। ठीक है, जो कई गाँव को मिलाकर ये विष बनता था, और परिवारों को मिलाकर क्या बनता था, गाँव। और गाँव को मिलाकर विष, और गाँव और विष को मिलाकर जन बनता था। ठीक है, जिसे फिर बाद में महाजनपद भी कहा गया। महाजनपद काल पढ़ते हैं आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दशराग युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था। तो दशराग युद्ध ऋग्वेद में इसका वर्णन है, और इस पर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे दशराग युद्ध पे। तो प्रश्न में पूछा है कि दशराग युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था रावी किनारे, मतलब पोषणी नदी के किनारे। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी या पोषणी नदी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंडल में गणतंत्रात्मक समिति। तो गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है। तो किस मंडल में है गणतंत्रात्मक समिति का। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही इसका वर्णन है, मतलब गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है। तो 10वें मंडल में
इसका ले गया। और 10वां मंडल इसका अंतिम मंडल है, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 4 स्तर पर समाज का बंटवारा सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो 4 स्तर पर समाज का बंटवारा ये मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में भी 10वें मंडल में, ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। कहाँ से? पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में। तो दोस्तों 4 स्तर पर समाज का बंटवारा सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10 मंडल में जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, उसमें बताया गया कि 4 तरह के वर्ग हैं समाज में, जिसे हम कह देते हैं वर्ण। लेकिन वहाँ वर्ण शब्द नहीं यूज हो रहा है, इसलिए हम 4 वर्ण नहीं बोलेंगे, 4 स्तर पर समाज था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नियोग प्रथा किससे संबंधित है? तो देखिए इन चारों में से एक सही उत्तर बताना है। पूछा है कि नियोग प्रथा किससे संबंधित, इन चारों में से। तो जो नियोग प्रथा है वो है पुत्र विहीन विधवा स्त्री से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पुत्र विहीन जब कोई स्त्री होती है, मतलब किसी स्त्री का पति स्वर्गवास हो जाता है उसके पति का, और उसके कोई बच्चा नहीं होता है, तो बच्चे को प्राप्त करने के लिए जो पत्नी होती है वो अपने देवर के साथ मतलब रहती है, और जो कहते हैं कि बच्चा उत्पन्न करती है, मतलब, ठीक है। मतलब तो इस प्रक्रिया को हम नियोग प्रथा कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने देवर के साथ वो संबंध बनाकर जो बच्चा पैदा करती है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं नियोग प्रथा, ठीक है। तो नियोग प्रथा किससे संबंधित है? तो जो विधवा स्त्री से जिसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में लिखा है कि विधवा स्त्री विवाह, विधवा स्त्री विवाह, लेकिन इसमें क्योंकि अभी ना तो पुत्र है ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि विवाह ही अभी हो रहा है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है कि पुत्र विहीन विधवा स्त्री, मतलब ऐसी विधवा जिसका पति नहीं है और उसे बच्चा उत्पन्न करना है, तो वो नियोग प्रथा से उत्पन्न करेगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। प्रश्न देखेंगे, आर्य कैसे थे? तो आर्य कैसे थे मतलब किस तरह का खाना पसंद करते थे? तो आर्य कैसे थे? शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, या फिर दोनों तरह के थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे? तो इसका सही जवाब क्या है? वो है दोनों। मतलब जो आर्य थे में शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और आप पढ़ते रहिए लगन से, सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।